आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के सवाल को। क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु T से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 32 है। एक वृत्त आप ड्रॉ करते हैं। किसी बिंदु T से एक वृत्त के स्पर्शरेखा की लंबाई 32 है। केंद्र से T की दूरी 40 है। केंद्र से T की दूरी आपका 40 है, तो वृत्त का व्यास बताइए। यहाँ देखिए त्रिज्या है आपका, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये 8 से काटिए, 8 चौ 32, 8 पचे 40, 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 8 से काट किए थे तो 8 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 8 या 24। तो आपका निकल गया त्रिज्या कितना, 24। पूछ रहा है आपसे व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48। सिद्धि अपने स्कूटर को बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है। तो लाभ परसेंट, अगर परसेंटेज में लाभ पूछता है, कभी भी लाभ प्रतिशत में पूछता है, तो एक्चुअल डाटा का कोई काम नहीं है। बस यहाँ से हम बनाएंगे, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ होता है। अगर हम विक्रय मूल्य को 6 मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य को अगर हम 6 मान लेते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 1/6 यानी लाभ 1 हो जाएगा। तो 6 रुपया में बेच करके 1 रुपया आप लाभ कमा रहे हैं, मतलब आप 5 रुपया में ही खरीदे होंगे, तो क्रय मूल्य निकल गया आपका। परसेंटेज लाभ निकालना है, परसेंटेज लाभ निकालना है। लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो लाभ आपका 1 हो रहा है कितना में, 5 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना आ जाएगा, 20%, 20% का आपका लाभ हो रहा है। जब भी लाभ प्रतिशत में पूछे तो एक्चुअल डाटा का यूज नहीं करना है। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2:3 का अनुपात है। मैन और वीमेन का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3। कहता है पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। अनुपात आपका 5:6 हो जाता है। कब, जब पुरुष का 200 बढ़ा दिए तो। पुरुष बढ़ा दिए तो महिला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले महिला, अगर महिला दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले 3 है, बाद में 6 है, दोनों जगह क्या होना पड़ेगा, 6 ही होना पड़ेगा। तो ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए पुरुष कितना बढ़ा दिया, 4 से 5 कर दिए, पुरुष कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यहाँ पे पुरुष 200 बढ़ा रहे हैं, तो 200 को 1 से तुलना कर दिए। निकालना क्या है, महिलाओं की संख्या निकालना है। तो महिला कितनी है, 6 है। महिला 6 है आपका, 6 दूना 1200। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यहाँ देखिए ये पुलिस है और यहाँ पे आपका चोर है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 150 मीटर है। फिर कहता है कि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का रेशियो 5:4 है। चाल का रेशियो दिया है 5:4। अगर चाल का रेशियो दिया है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होता है। अगर आप नहीं पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, चाल का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और समय का रेशियो चाल के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो चाल के रेशियो के बराबर होता है। तो 5:4 चाल का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 5:4 आएगा। अब देखिए ये आपका पुलिस का डिस्टेंस है 5, पुलिस द्वारा तय दूरी, और ये 4 क्या है, चोर द्वारा तय दूरी। दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 1 का। यहाँ पे दोनों पुलिस और चोर के बीच में कितना का अंतर है, 150 मीटर का अंतर है। यहाँ पे आपका 5 और 4 में 1 का अंतर हो रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। निकालना है क्या, चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो चोर कितना दूरी तय कर रहा है, 4 से गुना हो जाएगा, 15 4 60, 600 मीटर, 600 मीटर। अगर पुलिस कितना दूरी तय करेगा तो 500 गुना करते, 750 मीटर। समीकरणों के लिए ए और बी के मान क्या हैं, जिससे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल बोल रहा है, अभी इसके पहले वाला सेट में भी आया था कि अगर अनेक हल है तो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 का मान यहाँ देखिए इक्वेशन में, A1 का मान क्या है, A। A1 का मान आपका है A। A2 का मान क्या है आपका 3 है। B1 का मान क्या है, B है। इक्वेशन में B2 का मान क्या है, B2 का मान देखिए क्या है, -5 -2A है। माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A - 5, यानी B2 का मान क्या है, 2A - 5 है। C1 का मान आपका क्या है, 2 है, और C2 का मान क्या है आपका 6 है। चलिए C2 का मान आपका 6 दिया हुआ। सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करते हैं तो A/3 बराबर 2/6 है। 3 दूना 6 है, 2 से 2 कट जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा, ऊपर में ये है, ये A का मान कितना आ गया, 1 आ गया।
चलिए ए का मान आपका 1 आ गया। अब देखिए, अब दूसरा और तीसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा और तीसरा को सॉल्व कर रहे हैं। b/2a-5 है, 2a-5 इज इक्वल टू 2/6। ए का वैल्यू हम एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 1 जब यहाँ रखेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 - 5 -3 हो जाएगा, 2/6, 3 दूना 6। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, -1 आ जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा, -1, यानी ये बराबर 1 और बी बराबर -1 आ गया। ठीक है, अनेक हल होने का ये कंडीशन है आपका। a1/a2 बराबर a1/b2 बराबर c1/c2। दो बेलने के आधार की त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का, वर्कपीस के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। वर्कपीस पर क्षेत्रफल क्या होता है, पहला बेलन का हो जाएगा 2πr1h1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2πr2h2। ठीक है, 2π से 2π कट जाएगा। पहला का त्रिज्या 4 है, दूसरा का त्रिज्या 5 है। पहला का त्रिज्या 4, दूसरा का त्रिज्या 5। पहला का ऊंचाई है 5 और दूसरा का ऊंचाई क्या है आपका 7 है। 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा 4:7, 4:7। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ग्राफ को छोड़ के सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर किसी को ग्राफ का सोल्यूशन करवाना है तो कमेंट में मैसेज करेंगे, उसको हम बाद में एक साथ कंपाइल करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखिए 2.5 + 1.5 का स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 भागा 2 दूना 4, 2 गुना 8 -1। चलिए पहले भागा क्रिया होगा, फिर से भागा क्रिया 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 गुना 8 -1, 64 माइनस से क्या हो जाएगा 63। ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड मास पता होगा। बोर्ड मास सबसे पहले आपका ब्रैकेट क्रिया होता है, फिर ऑफ का होता है, फिर डिवाइड का होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, सारा ग्राफ ही है। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 था, 15% छूट पर बेचा गया, तो छूट बताइए। 180 रुपये का सामान है, 15% छूट पर बेच रहा है, तो क्या रुपये छूट दिया है, तो 180 का 15 रुपये छूट देगा, 180 का 15% छूट देगा, 180 का 15% छूट का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व कर लेंगे। 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120, बाकी 12, 15 गुना 1 15, 15 12 27। परसेंट हटाएंगे तो 00 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ परसेंट है, परसेंट से 00 कट जाता है, तो 27 आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको हल करना है। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 1/1 + cos, 1/1 - cos। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। 1 + cos × 1 - cos, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - cos + 1 + cos, cos से cos कट जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, 1 + cos 1 - cos, 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। 1 - cos स्क्वायर क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर बोलते हैं। तो 2/sin स्क्वायर क्या बोलेंगे 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर। ठीक है, cos को सी से ही डिनोट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य नहीं है कौन सी संख्या, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। 8 1 9, 9 4 13, ये 13 आ गया। 2 1 2, 2 1 3, डिफरेंस 10 का हो रहा है। अगर डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर है तो आपका 11 से विभाजित होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 10 का हो रहा है, जो 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। त्रिभुज ABC में BC की लंबाई, एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC, BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है। AB की लंबाई x मान लेते हैं, तो BC की लंबाई क्या है, AB के लंबाई के 2 गुने, AB की लंबाई x माने है, इसके लंबाई के 2 गुने से 2 कम, तो 2 घटा लिए। फिर कह रहा AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 ज़्यादा है। AB की लंबाई हम x माने थे, तो AC का लंबाई 10 ज़्यादा है, मतलब x + 10 हो जाएगा। परिमाप 40 दिया है, तीनों को जोड़ते हैं। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो x + x + 2x यानी क्या हो जाएगा 4x, + 10 - 2 यानी +8 हो जाएगा। परिमाप हो गया ये। परिमाप दिया है कितना 40। 4x का मान कितना आ जाएगा 32, x का मान कितना हो गया 8। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है। सबसे छोटा भुजा कौन सा आपका है, सबसे छोटा भुजा आपका 8x ही है, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट आपका है साधारण, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया।
4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 भाग वापस कर दिया। यहाँ देखिए धन का 9/5 वापस कर दिया वो। मूलधन को हम मान लेते हैं, हर में जो है उसको मूलधन मान लेते हैं 5, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 का 9/5 यानी 9। तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा, 5 रुपये लिए 9 रुपये आप दिए, यानी कि टोटल आपका 4 रुपये ब्याज के रूप में दिए। अब देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज आपका 4 है तो ब्याज 4 हो गया। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन आपका 5 है, मूलधन गुना समय आपका 4 साल है, गुना दर बटा 100, दर निकालना है आपको। 4 से 4 कट हो जाएगा, 20 × 100 और का मान कितना आ गया 20%। 7 tan इक्वल टू क्या है आपका 3 है। tan को क्या बोलेंगे साइन बटा कॉस, या 3 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। साइन का वैल्यू 3, कॉस का वैल्यू 7 आ गया। साइन का वैल्यू 3 है, यहाँ देखिए साइन का वैल्यू आपका 3 है। जब साइन का वैल्यू 3 है तो 7 × 3 21, कॉस का वैल्यू 7 है, 7 × 5 35, बीच में प्लस है। साइन का वैल्यू 3 है, 7 × 21, कॉस का वैल्यू 7 है, 7 × 14, 35 और 21 कितना हो जाएगा 56, और नीचे में क्या हो जाएगा 21 - 14 7, 7 × 8 56, आंसर क्या हो जाएगा 8 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका m + n = 24 है, तो इसका मान पूछ रहा है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि m के साथ कितना घटा है 16 घटा है, तो m का मान 16 रख दीजिए। n के साथ कितना घटा है 8 घटा है, तो n का मान 8 रखिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 24 हो रहा है, या 16 8 24 हो रहा है, मतलब m और n का यही मान इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो m का मान 16 रखेंगे तो 16 - 16 0, n का मान 8 रखेंगे 8 - 8 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस इक्वेशन में आपको m और n का जोड़ करके 24 लाना है। m और n का कोई वैल्यू रखना है जिससे जोड़ के क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू रखेंगे, m के साथ जो वैल्यू घटाया हुआ है वही वैल्यू m का रख देंगे, और n के साथ जो वैल्यू घटाया है वही वैल्यू n का रख देंगे। अब देखिए 16 8 24 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। इससे सिंपलेस्ट तरीका नहीं है इसका। यहाँ देखिए cot का पावर 4 - cot² = 1, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा सवाल जैसे देखिए आंसर 1 मार दीजिए, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, एकदम तुरंत आंसर 1। लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। cot का पावर 4 = क्या दिया हुआ है cot² - 1। अगर cot² को उधर लेके जाएंगे तो 1 + cot² हो जाएगा, 1 + cot², और 1 + cot² को बोलते क्या है cosec² बोलते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। cot का पावर 4 है, इसको क्या बोल सकते हैं cos का पावर 4 बटा साइन का पावर 4। cosec² को हम क्या बोल सकते हैं, cosec² को हम क्या बोल सकते हैं, cosec² को हम बोल सकते हैं 1/sin² बोल सकते हैं, 1/sin² बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए sin, एक सेकेंड, sin² से साइन का पावर 4 कटेगा तो sin² बच जाएगा, यानी cos का पावर 4 = हो गया sin², ठीक है। cos का पावर 4 का वैल्यू क्या आ गया sin² आ गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है cos का पावर 4 + cos², तो cos का पावर 4 का वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ से क्या sin², यानी इसका वैल्यू निकाल दिए sin², और ये क्या है आपका cos²। आपको पता है sin² + cos² का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ गया आपका। नेक्स्ट आपका है प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। वर्गों का योग क्या होता है n × प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। अगर इसका औसत निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे, n से n कट हो जाएगा, ये औसत निकल गया आपका। वर्गों का योग को अगर n से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। अब देखिए 46 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो n के जगह पर 46 रख देंगे यहाँ पे, तो 46 + 1 कितना हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 46 दूना 92 1 93, और बटा कितना है आपका 6 है, 3 दूना 6 31 या 93, ठीक है। ऊपर आ गया 31 × 7 217, बाकी 21, फिर 31 × 4 124 और 125 है 20 145 बटा 2, 7 दूना 14 2 दूना 4 2 8 16 728.5। नेक्स्ट आपका 21 त्रिभुज DEF में
त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। कहता है डी का समद्विभाजक EF को, डी का जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, जो डी का एंगल बाइसेक्टर है वो EF को N पे प्रतिच्छेद करता है। डी का मान दिया है 36, DF का मान दिया है 40, EF का मान दिया है 38। तो NF की लंबाई पूछ रहा है। ये देखिए NF की लंबाई पूछ रहा है आपसे, ये वाला। आपको पता है कि जो रेशियो D और DF का होता है वही रेशियो EN और NF का हो जाता है। इसका रेशियो क्या है 936 और ये 1040, 9-10 का रेशियो है। तो EN और NF का रेशियो भी क्या आ जाएगा 9-10 का होगा। आपको पता है कि जब एंगल बाइसेक्टर होता है ये DN, तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, जिस रेशियो में D और DF है उसी रेशियो में EN और NF को विभाजित कर देता है। तो इसका रेशियो भी 9:10 हो गया। यहाँ टोटल वैल्यू कितना 38 है। तो 38 को कंपेयर कर दिया किससे 10-9-19 से। आपको निकालना है NF का वैल्यू कितना है 10 है। NF का वैल्यू 10 है, 10 गुना कर दिए, 19 दूना 38, 10 गुना 20। ये सब SSC में मल्टीपल्स टाइम्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका है, एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं। पहला वर्ष गुलबहार का 6 पौधा है। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है। मतलब 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, हर साल क्या हो जाएगा 3 आपका बढ़ते जाएगा, ऐसे ही चलेगा। फिर कहता है क्या, बगीचे में पहले वर्ष चमेली के भी 26 पौधे हैं। चमेली का पौधा कितना है 26 है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। तो पहला वर्ष अगर 26 है, दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, नहीं 24 बच जाएगा, फिर 2 खत्म होगा तो 22 बचेगा, फिर 2 खत्म होगा 20 बचेगा, फिर 2 खत्म होगा 18 बचेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। कहता है पहले बरस के बाद, यानी पहला बरस को आपको काउंट नहीं करना है, पहले बरस के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। पहले बरस के बाद, यानी पहला बरस को हम छोड़ दिए, पहला बरस को दोनों तरफ से हटा दिए, कितने समय में आपका दोनों का पौधों का संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों में 18 कॉमन है, तो कितना बरस के बाद हो रहा है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 4 बरस के बाद क्या हो रहा है दोनों के पौधों की संख्या क्या हो जा रहा है 18 हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। आंसर 4 आएगा पहला बरस को छोड़ करके। अगर पहला बरस को काउंट करके रखता तो 5 बरस के बाद होता है ऐसा। 2 पाइप A और B एक टैंक को 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। A और B 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप B को बंद करना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। पहले देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, 48 और 66 का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालने में आपको डिफिकल्टी हो रहा है, एलसीएम अगर निकाल पा रहे हैं तो निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालने में दिक्कत हो रहा है तो बस दोनों का गुणनफल ही एलसीएम मान लीजिए, यानी 48 गुना 66। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के भी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है, 48 से भाग देंगे तो 66 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 से भाग देंगे तो 48 बच जाएगा। यानी ये मेरा क्या है टोटल आपका टैंक का क्षमता है 48 गुना 66, जो एलसीएम में वही आपका क्या है टैंक का क्षमता है। अब कह रहा है क्या कि कितने समय बाद बी को बंद करें ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो 32 मिनट में भरने का मतलब क्या है कि ए शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया होगा, बी को आप बंद कर रहे हैं मतलब ए शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया है, मतलब 66 के क्षमता से ए कितना देर काम किया है 32 मिनट तक काम किया है। फिर क्या हो गया, अब बी का बारी है, बी को कुछ देर के बाद बंद कर दिए, मान लेते हैं डी मिनट के बाद बंद कर दिए, तो 1 मिनट में 48 भाग भर रहा है तो डी मिनट में 48, डी बी भी भर दिया होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब कितना कॉमन ले सकते हैं इन दोनों डाटा में से, इन दोनों डाटा में से कितना कॉमन ले सकते हैं हम 6 कॉमन ले सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा 11, 11 गुना 32, 6 8 48, ये हो जाएगा। इधर क्या है 48 गुना 66, 6 से काटेंगे 11 6 66, ठीक है। 48 गुना 11, इधर देखिए 32 गुना 11 इधर घटा देंगे, 32 गुना 11 तो क्या हो जाएगा 8D। अब देखिए इन दोनों में 11 कॉमन ले लेंगे तो 48 माइनस 32 बराबर 8D, ठीक है। 11 इंटू 48 माइनस 32 कितना आएगा 16 आ जाएगा, 8 गुना 16 11 गुना 22, आपका 22 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 48 और 66 का एलसीएम ले करके फिर इफिशियंसी निकाल के भी बनाएंगे, डेटा सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 44 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ देखिए एक त्रिज्यखंड है, उसका कोण कितना है 30 डिग्री है, चाप की लंबाई कितना है 44 है।
आपको पता है कि चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, और ये दिया है कितना 44 दिया हुआ है। थीटा के जगह पर कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा के जगह पर 30 दिया है, तो यहाँ 30 रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो यहाँ 22/7 रख देते हैं। आर यहाँ से आपका निकल जाएगा, 22 दूना 44 से 44 कट हो जाएगा, 12 3 36। आर का मान क्या आ गया 12 गुना 7 यानी 12 7 84, आर निकल गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। चाप की लंबाई आपका क्या है 44 है और त्रिज्या क्या है 84 है। 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, उससे भी लगा सकते हैं आप। तो जगह 22 दूना 44, 22 चौ 88, बाकी 8, 22 गुना 8 176 और 4 80 4 84, 1848। चलिए लास्ट सवाल आपका है 25। एक आदमी प्रत्येक 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग कर रहा है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, मतलब ये आपका चावल है और ये आपका गेहूं है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं का मूल्य अगर 5 मान लें तो 5 का 20% 1 हो जाएगा चावल का मूल्य, ठीक है। मान लेते हैं अनुपात में x शामिल है, तो ये x और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो चावल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुना x 20x, और इधर क्या होगा 8 5 40x, यानी दोनों का कुल मूल्य हो गया 40 + 20x। आगे दिया है परिणाम स्वरूप चावल और गेहूँ मिलाकर कुल माह 300 का व्यय होता है। प्रति माह आपका टोटल क्या होता है 300 व्यय होता है। यहाँ पर टोटल व्यय कितना हो रहा है 20x + 40x बराबर 300 हो जाएगा। तो 60x का वैल्यू 300 हो गया, मतलब x का मान क्या आ गया 5। चलिए तो गेहूं का आपका मूल्य कितना हो गया 25 और चावल का मूल्य कितना हो गया 5। अब कहता है कि गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, यानी 25 का 20% मतलब 5 होगा, तो 5 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया आपका गेहूं का मूल्य 30 रुपये हो गया। 300 के समान व्यय को रखने के लिए 300 का समान व्यय रखना है। देखिए गेहूँ कितना खपत कर रहे थे आप 8 केजी कर रहे थे खपत, गेहूँ 8 केजी खपत कर रहे थे, मतलब 240 रुपये यहीं से खपत कर दे रहे हैं। जब गेहूं का मूल्य 30 हो गया 8 केजी खपत कर रहे थे तो 240 रुपये का गेहूं आप खा गए। फिर क्या हुआ चावल का मूल्य चूँकि 5 रुपया है, तो चावल कितना केजी लेंगे ताकि 300 का ही व्यय होगा टोटल। जब ये 240 हो गया तो ये 60 रुपये और व्यय होना चाहिए, मतलब चावल हम 12 केजी लेंगे तो 12 × 60 हो जाएगा। तो चावल हम क्या करेंगे 12 केजी लेंगे अब। तो कहता है कि 300 के समान व्यय को रखने के लिए चावल के उपभोग में कितना % कमी करने की आवश्यकता है। चावल का उपभोग पहले आप 20 केजी कर रहे थे, अभी आप 12 केजी करने लगे, तो कितना का कमी हो गया 8 केजी का कमी हुआ। 20 में परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 × 100 यानी 40% कमी करने का आवश्यकता है चावल के उपभोग में।